Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll start new chapter, theme third, kingship, caste and class. It is early society, circa 600 BCE to 600 CE. It means जो ये चैप्टर है वो 1000 ईयर के बारे में है, जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समय में जो टाइम पीरियड था उसके बारे में। इससे पहले वाला जो चैप्टर था फार्मर्स, किंग्स एंड टाउन्स, वो भी हमारा इसी टाइम पीरियड का था, जिसमें हमने जनपद के बारे में पढ़ा था कि जो 16 मेन जनपद थे उनके बारे में पढ़ा, लाइक स्टेट्स थे एक तरह से वो, और वहाँ पर जो पावरफुल किंग्स थे और जो सबसे मेन उसमें था मगध, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने उन जो एम्परर थे उस टाइम के उनके बारे में भी पढ़ा था, लेकिन हमें जो वहाँ के सब्जेक्ट्स थे उन एम्पायर में उनके बारे में हमें बहुत ही कम एविडेंस मिलते हैं। तो जो उस समय के लिटरेचर थे उनसे हमें कुछ न कुछ वहाँ हम ये देखते हैं कि किस तरह वहाँ पर सब्जेक्ट्स या जो लोकल है, जो लोग हैं, उनके साथ में राजा के जो एम्परर है उनके रिलेशन किस तरह के होते थे। तो ये इसके लिए हम जातक कथाएं या फिर जो कहानियाँ या जो एपिक्स थे उस समय के उनका हेल्प लेते हैं। उनके हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह के वहाँ पर रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, किस तरह के जो ग्रुप्स थे सोशल, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो इस चैप्टर में भी हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो किंग्स थे हमने उनके बारे में तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, जो कि कॉइन्स है या मॉन्यूमेंट्स भी है कुछ, या इनके बारे में पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जो एम्पायर था उसे मैनेज किया था, एडमिनिस्ट्रेट किया था, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन जो ये तो पॉसिबल नहीं है कि केवल एक ही राजा होता होगा, उसकी फैमिली मेम्बर भी होते होंगे, उसके साथ उनके किस तरह के रिलेशन से जो सोसाइटी थी उस पर किस तरह से ये जो रिचुअल्स थे उनके किस तरह होते होंगे, या उनके आपस में रिलेशन कैसे थे फैमिली के साथ अपने, या अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, और वीमेंस के साथ में किस तरह का बिहेव होता था। तो ये सारी चीज़ें हम एक जो इम्पॉर्टेंट एपिक है महाभारत, उसके एस्पेक्ट से हम इस चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो हमें क्योंकि ये जो स्टोरी है मोस्टली दो फैमिलीज़ के बारे में है, मेन एक फैमिली है, उसी के दो पार्ट्स हैं, दो मेंबर्स हैं, उसी से रिलेटेड है। तो ये जो लिखी गई थी कहानी, स्टोरी जो लिखी गई थी वो उस टाइम पीरियड की है जब, या उससे पहले की भी बहुत सारी कहानियाँ इससे रिलेटेड जो हमें मिलती है। तो माना जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 BCE से लेकर 500 CE तक का है, यानी 1000 ईयर के टाइम में इसकी कहानियों को लिखा गया, बनाया गया है, और जो धीरे धीरे लोकली इन्फ्लुएंस की वजह से अलग अलग जो रीजन्स है वहाँ की वजह से थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आते गए। तो मेन जो महाभारत है उसमें 1000 वर्सेस हैं, यानी कि 1 लाख श्लोक हैं उसमें, जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं। इसको देखने के लिए इसका वापस से एक तरह से इसका ज़रूरत हुई कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, इसको वापस से मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो जिसके जो लीडर थे वो थे VS सुधांकर। इनकी लीडरशिप में कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके ग्रुप ने इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो इसके लिए पूरे ऑल ओवर जो इंडिया में जो हैंड रिटन स्क्रिप्ट थे उन्हें कलेक्ट किया गया, और साथ ही जो लोकली जिसमें जो चेंजेस थे, रीजनली जो वेरिएशन थे, उन्हें भी कलेक्ट किया गया। और सबसे पहले उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो मेन संस्कृत में थे उन्हें अलग किया, और जो रीजनल वेरिएशन थे उन्हें अलग किया। तो इस तरह से संस्कृत के जो मेन श्लोक थे जिनमें महाभारत की मूल जो स्टोरी है मेन वो थी, वो 13,000 पेजेस में उसे पब्लिश किया गया था। और इस पूरे काम में, इस प्रोजेक्ट को, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें पूरी महाभारत को अलग अलग जगहों से उसकी कलेक्ट की गई थी, जो उसकी हैंड रिटन स्क्रिप्ट थे, उन्हें इकट्ठा करने में और उसको फिर से उसको अलग अलग डिवाइड करके रिपब्लिश करने में उसे 47 ईयर का टाइम इन्हें लगा था। इस पूरे प्रोजेक्ट से दो चीज़ें सामने आई कि जो संस्कृत के श्लोक थे वैसे वो
सेम थे, चाहे वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के किसी भी पार्ट में जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी जगह ये संस्कृत वाले जो श्लोक थे वो सेम थे, लेकिन जो रीजनल वेरिएशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा उनमें चेंजेस थे। वहाँ की जो वहाँ का जैसा भी एटमॉस्फेयर था या उस तरह जैसा उनका रहन सहन था उसके अकॉर्डिंग उनमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे। तो इसके लिए जो मेन श्लोक थे उनके साथ में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो नया एडिशन बनाया था उसमें फुटप्रिंट्स या फिर जो उसमें अपेंडिसेस थे उनको अलग से नोट डाउन किया गया था। इस तरह से ये मेन श्लोक और उसके बाद में फुट नोट के साथ में अलग से जो वेरिएशंस थे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके और उसके बारे में बताया गया था। 13,000 पेजेस थे जिसमें महाभारत को रिपब्लिश किया गया था, उसमें से आधे से भी ज़्यादा जो पेजेस थे उन पे इसी तरह के जो वेरिएशंस थे उनके बारे में बताने में काम में लिया गया था। नाउ जो चेंजेस देखे जाते हैं उनमें वो जो वेरिएशंस थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस समय की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो सोसाइटी का, जो स्टार्टिंग में अर्ली सोसाइटी थी या जो लेट सोसाइटी थी उसमें जो हिस्ट्री थी उसकी जो थॉट्स थे लोगों के उन सबको रिफ्लेक्ट करते हैं ये चेंजेस। और ये एक तरह से डायलॉग्स हैं जो उनके कॉन्फ्लिक्ट और उनकी जो कंसेंसस थे उनको बताते हैं। यानी कुछ बातों में ये लोग जो उसमें संस्कृत में श्लोक थे उनमें जो मान्यताएं थी, जो आचरण के बारे में जो बताया गया था, बिहेवियर के बारे में उनकी जो बताया गया था, जो चीज़ें जो एथिकल थी या जो होना चाहिए, जो लोगों को करना चाहिए एक दूसरे के साथ में जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में जो बताया गया था, उसमें कुछ चीज़ों में कुछ कई लोग एग्री होते थे और कई उससे डिसएग्री होते थे। तो ये जो भी महाभारत जो है वो इसी तरह का जो वेरिएशंस है उसकी वजह से एक इस तरह के रूप में हमारे सामने आती है। क्योंकि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो थॉट्स हैं उनके बारे में हमारी, वो मोस्टली डिपेंड है जो टेक्सेस है जो लिखे थे ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे और उन्हीं के लिए लिखे गए थे और उन्हीं पे डिपेंड है मोस्टली। और जब हिस्टोरियन ने स्टार्टिंग में जब इसको अंडरस्टैंड करना समझना उसको शुरू किया तो उन्होंने उसके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अंडरस्टैंड किया, समझा था उसे। और उन्होंने वे ऐसा सोचते थे कि जिस तरह से इनमें लिखा गया है ग्रंथों में कि किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उनके बारे में जिस तरह लिखा गया था उसी तरह सब लोग मानते भी थे, ऐसा उन्होंने समझा था। जब उन्होंने 19 एंड 20th सेंचुरी में जब स्टार्ट किया था जो टेक्सेस हैं उनको रीड करना, तो मोस्टली उन्होंने ऊपर से ही समझा, उन्हें डीपली उसके बारे में रिसर्च नहीं की थी। लेकिन जब उन्होंने दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं, दूसरे जो स्क्रिप्ट है उनको पढ़ना शुरू किया, जैसे कि पाली, तमिल और जो प्राकृत जो भाषाएं थी उनमें लिखे हुए जो ग्रंथ थे, जो एपिक्स थे या जो भी लिटरेचर था, उन्हें रीड करना शुरू किया, तब उन्हें इनके बारे में और भी डिटेल में पता चलने लगा। और ऐसा माना जाता था कि जो रीजन वाइज या रीजनली लोग काफ़ी सारे चीज़ों को नहीं भी मानते थे या अपने अनुसार उनको चेंज कर लेते थे। कुछ रिचुअल्स को वो क्वेश्चन मार्क भी उठाते थे और कुछ को रिजेक्ट भी कर देते थे और उन्हें मानने से मना भी कर देते थे। तो इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसकी वापस से इसको अपने अकॉर्डिंग जब इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू किया, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो जब हम पुराने टेक्स्ट वगैरह को लेकर हिस्ट्री को रीड करते हैं या उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं तो हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ किंगशिप एंड मैरिजेस। महाभारत के एस्पेक्ट से हमें ये देखना है कि किस तरह के वहाँ पे रूल्स थे और जो प्रैक्टिसेस थी, किस तरह की वैरायटी थी उनमें, किस तरह ये सारी किंगशिप और मैरिज के बारे में उसमें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे फैमिलीज़ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है।
तो ये देखा जाता है कि मेंबर्स के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फैमिली थी। कुछ बहुत ज़्यादा मेंबर्स की थी और कुछ बहुत कम मेंबर्स की। तो जैसे कि हमने महाभारत में देखा है कि जो कौरव थे वो 100 माने जाते हैं, जबकि जो पांडव थे वो 5 माने जाते हैं। तो इस तरह से फैमिली का जो टाइप होता था वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती थी। कुछ फैमिली मोस्टली फैमिलीज वे फैमिली होती थी जो साथ में काम करती थी, रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करती थी, साथ में रहती थी और खाना वगैरह भी साथ ही खाना पीना होता था उनका। तो इस तरह से सारे जो हाउस होल्ड रिसोर्सेज थे उन्हें सब शेयर करते थे और साथ में रहते थे। साथ ही वो जो भी रिचुअल्स होते थे उन्हें भी टुगेदरली परफॉर्म करते थे। और जो फैमिली है जो इकट्ठे रहते थे फैमिली मेम्बर्स, उसे कुल कहा जाता था इन संस्कृत। और उसके साथ में उनसे जुड़े हुए जो दूसरे रिश्तेदार होते थे जिनमें जनरेशन के अकॉर्डिंग लोग बाग और बढ़ते जाते थे, तो सेपरेट होते जाते फैमिलीज, तो उन्हें किंग फॉल्क कहा जाता था और इन रिलेटिव्स को जनाती या जाति के नाम से कहा जाता था। यानी कि एक ही जो ग्रुप के होते थे, एक ही फैमिली से जो बाद में और ब्रांचेस जो निकलती जाती थी उनको मिला के पूरी एक कुनबा या कह सकते हैं कि कुल जिसे कहते थे। और उसी के सारे जो मेंबर्स होते थे वो एक जाति के रूप में माने जाते थे। इसी के साथ में जो एलिट फैमिली है उनके बारे में तो हमें बहुत से एविडेंस मिल जाते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, सब्जेक्ट्स थे, उनके बारे में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फैमिलीज जो होती थी वो नेचुरल ब्लड बेस पे होती थी, यानी कि ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होती थी, जैसे ब्रदर सिस्टर और साथ ही जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और साथ ही अंकल वगैरह है, चाचा ताऊ वगैरह, वो लोग मिलकर ब्लड रिलेशन बनाते थे। तो इस तरह की जो फैमिली थी वो उन्हें माना जाता था, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड माना जाता था, जो नेचुरली होता था। एशियन टाइम में लोग फैमिली और रिलेटिव्स के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में भी हमें रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, और हमारा जो रिएक्शन है वही हमारी विचार पर भी पड़ता है, हमारे जो रिलेशंस है उस पर भी डिपेंड होता है सारा। तो हमारे जो थॉट्स है उस पर भी हमारे जो भी हमारी सोच है वो उसे इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब चीज़ों को अच्छे से रीड करें, क्योंकि जैसे महाभारत में हमने देखा कि जो दो भाइयों की ये कहानी है जिसमें जो राज्य होता है, जो थ्रोन होता है, वो सबसे बड़े जो बेटा होता है, सबसे धृतराष्ट्र, उसे न मिलकर उससे छोटे भाई को क्योंकि मिलता है, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो ब्लाइंड थे और पांडु जो होते हैं वो फिजिकली फिट थे, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से जो थ्रोन है वापस से जो धृतराष्ट्र है उनके पास चला जाता है। तो जो धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे हैं दुर्योधन, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में वापस से थ्रोन जो पांडव है उन्हीं के पास चला जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, वो यही मानते हैं कि जो पांडव है वो ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा सुटेबल है इस थ्रोन के लिए। तो वो चाहते हैं कि उन्हें भी उनको थ्रोन में शेयर मिले, या फिर क्योंकि एज अ जो अधिकार उनका है वो बड़ा होने की वजह से उन्हीं के पास रहना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था किंग का, वही उसी को थ्रोन मिलता था। तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हक उन्हीं का होता है, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ और नैतिक रूप से देखा जाए तो पांडवों का उन पर हक ज़्यादा होता है। तो उसी को वजह से उन्हें डिफीट करने के लिए जो दुर्योधन है वो बहुत से ऐसे काम करता है। एंड में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसपे ये पूरी महाभारत डिपेंड है। तो इसी से ज़रूरी है कि हमारे रिश्तेदारों के प्रति और जो फैमिली है उसका आपस में क्या रिलेशन है, क्या थॉट है, उसी से उनकी जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों को रीड करना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द आइडल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या होता है? तो पैट्रिलिनी जिसे हिंदी में पितृवंशिता कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो वंश परंपरा है, जो फादर से
सन को ग्रैंड सन से फादर को, फादर से सन को ट्रांसफ़र होती रहती है। जो अथॉरिटी है या जो हेयर सिस्टम है या जो वसीयत है वो, या जो भी विरासत है वो एक के बाद एक पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो फादर से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को जाता है इस, और जबकि जो मैट्रिलिनी है उसमें मदर के वे में होता है, मदर से रिलेशन होता है, मदर के थ्रू ही जो पावर होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इस प्रकार पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करते हैं कि पैट्रिलिनी में बेटे को, और जबकि मैट्रिलिनी से जो भी मदर के थ्रू पावर यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदि पर्व है उससे है, जो कि पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।